ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, या फिर थूक के माथा में छेद कर देंगे। इनमें से एक ना एक डायलॉग आपने एक ना एक बार अपने जिंदगी में जरूर ही सुना होगा। जब कोई अंग्रेज या फिर इंडिया के बाहर रहने वाला व्यक्ति बिहारी में बोलता है तब लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन वहीं पे अगर कोई बिहारी में बात करता है तब लोग कहते हैं कि ये तो गवार है, अनपढ़ है, गरीब है। ऐसा क्यों? बिहार के लोग बिहार में कम और बिहार के बाहर ज्यादा रहते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि उनको एम्प्लॉयमेंट ढंग का नहीं मिल पाता है और इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है और उनके साथ साथ जो बिहार की गवर्नमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। बीइंग अ प्राउड बिहारी, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आखिर क्यों बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं, क्यों उनको बिहार में कभी भी कोई ढंग का जॉब नहीं मिल पाता है, क्यों बिहार के अंदर इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और बिहार को आखिर बर्बाद किसने किया। और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि बिहार के जो हालात अभी है ऐसी हुआ नहीं करती थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। बिहार के जितने भी लोग हैं उनके पास जुगाड़ बहुत होता है। किसी भी चीज का आप जुगाड़ उनसे मांग लो, कोई आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, किसी चीज का आपको सोल्यूशन नहीं पता है, आप बिहारी लोगों से पूछो, वो उसका सोल्यूशन आपको ला कर देंगे या कोई ना कोई जुगाड़ जरूर बता देंगे। लेकिन बिहारी लोगों के पास अपने खुद के पॉलिटिशियंस का कोई जुगाड़ नहीं है, उनके पास खुद के कोई ढंग के पॉलिटिशियंस नहीं है जो कि उनके स्टेट के लिए काम कर सके। यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इरिगार्डलेस ऑफ कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, सब के सब एक जैसे हैं। सबको सिर्फ सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे, फिर वो चाहे कास्ट बेसिस पे उन लोगों को डिवाइड करके हो या फिर बिहार से एक अलग स्टेट की डिमांड करके हो। अगर हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो पता चलता है कि जब ब्रिटिश एरा था या फिर उसके बाद का जो 10 से 20 साल का एरा था, उस समय पे बिहार इतना ज्यादा गरीब नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट जो पूरे इंडिया का 40% शुगर है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार से एक्सपोर्ट होता था। पूरे इंडिया में जो 40% लोग थे वो जब भी किसी मीठे व्यंजन को खाते थे तो उसमें जो चीनी होती थी वो बिहार के फैक्ट्री से बनकर ही निकली हुई होती थी। और आज बिहार के अंदर सिर्फ 2% चीनी का उत्पादन होता है। बिहार के अंदर पहले टोटल 33 शुगर मिल्स हुआ करते थे, लेकिन अब बस गिनती के बच चुके हैं। और उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है करप्शन, स्कैम, घोटाले। बिहार के चीनी मिल ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन एकाएक देखा गया कि बिहार गवर्नमेंट इस चीनी मिल को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, अपने तरीके से इसको चलाना चाहती थी। और नतीजा, जब भी कोई चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाती है तो वहाँ पे करप्शन बढ़ने लगता है। और वही हुआ, चीनी मिल के अंदर करप्शन बढ़ा, घोटाले बढ़े और धीरे धीरे करके ये जो चीनी मिल थे वो ठप पड़ गए। तो ये तो सिर्फ शुगर मिल की बात हो गई। बाकी के जो भी इंडस्ट्रीज है वो बिहार में आखिर क्यों नहीं आते हैं? जब नीतीश कुमार जी से पूछा जाता है कि बिहार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना ज़्यादा, तो कभी वो कहते हैं कि बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब कि बिहार के पास कोई पोर्ट वगैरह नहीं है कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो सके। कभी वो ये बहाने नजर आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फंड नहीं प्रोवाइड करती है, पर ये सब अपने गवर्नमेंट के नाकामियों को छिपाने का बस एक एक्सक्यूज है। बिहार के अलावा बहुत सारे हमारे इंडिया में स्टेट है जो कि लैंड लॉक्ड है। फॉर एग्जाम्पल यूपी देख लो, राजस्थान देख लो, पंजाब देख लो, बट क्या उनकी हालात बिहार के जैसे हैं? नहीं है। तो ये तो एकदम बेबुनियाद बात है जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि एक लैंड लॉक्ड स्टेट होने के कारण हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं आते हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं आना चाहते हैं, या फिर जब भी वो आने की कोशिश करते हैं तो वो क्यों सेटअप नहीं कर पाते हैं? बिहार के अंदर जब भी कोई इंडस्ट्रीज आना चाहती है तो वहाँ पे सबसे पहले उनको क्या चाहिए होता है? जमीन। बिहार के अंदर एक सीन ऐसा है कि कोई ऐसा एक किसान नहीं है जिसके पास की बहुत सारी जमीन है। छोटे छोटे किसान है जिनके पास की जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा है, तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं। तो जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा लेने के लिए बहुत सारे किसानों से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है, तब जाकर कहीं इंडस्ट्रीज वालों को एक जमीन का टुकड़ा मिल पाता है जहाँ पे कि वो अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सके, अपना फैक्ट्री सेटअप कर सके। तो ये सबसे पहला हर्डल होता है उन इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा हर्डल होता है इन इंडस्ट्रीज के लिए कि जब वो बिहार में आना चाहते हैं तो बिहार के अंदर जो बिहार की गवर्नमेंट है, उनका जो बैकग्राउंड है, वो देखकर वो थोड़ा बैकफुट पे चले जाते हैं। अब एक्चुअली में हुआ ये कि बहुत बार नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंडस्ट्री जब बिहार में आएंगे, यहाँ पे सेटअप करेंगे तो उनको हम लोग हर तरीके से हेल्प करेंगे, फंड प्रोवाइड करवाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सब्सिडी मिलेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? उन्हें सब्सिडी मिला ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने ये कंप्लेन किया कि हमें जो प्रॉमिस किया गया था वो हमें मिला ही नहीं। मतलब कि नीतीश कुमार जी ने जो बड़े बड़े वादे किए इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया और इस कारण से इंडस्ट्रीज बिहार में रुक नहीं पाए, वो वापस यहाँ से निकल गए क्योंकि उनको लॉस हो रहा था। इसके साथ साथ जो तीसरा रीजन है जिसके कारण कि इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं आना चाहती हैं या सेटअप नहीं कर पाती हैं, वो है यहाँ का व्यवस्था। यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है, यहाँ पे इतनी ज्यादा लूटपाट होती है कि कंपनीज यहाँ पे आना नहीं चाहती है और बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है। अब इस बात से कोई भी बिहारी नकार नहीं सकता है कि जितना ज्यादा लूटपाट, जितना ज्यादा अराजकता
पहले हुआ करता था उतना ज्यादा अराजकता अब नहीं है। अब लॉ एंड ऑर्डर कम से कम पहले से तो सुधरा है। इसके अलावा थोड़ा मोड़ा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिहार के अंदर डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी के पूरे टेन्योर से इसको अगर कंपेयर करके देखा जाए तो वो बहुत कम है। इतने सालों से नीतीश कुमार जी बिहार को रूल कर रहे हैं, पर उन्होंने बिहार के अंदर क्या खास कर दिया? कहीं पे आप देखते हो कि कोई ब्रिज बन रहा है वो कोलैप्स कर जाता है। न्यूज में आपको कहीं सुनने के लिए मिलेगा कि कोई पूरी सड़क गायब हो गई, कहीं पे पूरा ब्रिज गायब हो गया। और अभी हाल ही में आपने देखा कि 1700 करोड़ की लागत से बन रहा ब्रिज कैसे दिन दहाड़े वो टूट जाता है, कोलैप्स कर जाता है। तो ये जो दिन दहाड़े स्कैम चलते हैं इसके ऊपर आप देख सकते हो कि कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है, कोई भी ढंग का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, ना कोई टीम ढंग की बनाई जाती है। बिहार के अंदर जब सड़कें बनाई जाती है तो उसमें भी दिन दहाड़े करप्शन होता है। और ऐसे जब करप्शन को लोग सामने लाने की कोशिश करते हैं, मरीज कश्यप की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सक्यूज नीतीश कुमार जी देते हैं वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें फंड्स नहीं मिलते हैं, हम एक गरीब राज्य हैं फिर भी हमें फंड्स नहीं मिलते हैं और इस कारण से हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे बिहार में। जबकि इसकी रियलिटी ठीक इससे उल्टा है। अगर इस साल की बात की जाए तो आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि बिहार सेकंड नंबर पे है। जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के रूप में कमाती है उनमें से जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जाता है उत्तर प्रदेश को, और जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो जाता है बिहार को। अब आप सोच कर देखिए कि इतना ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार को मिल रहा है, बट फिर भी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें पैसे ही नहीं मिलते हैं। बिहार को बुद्धों की धरती कहा जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि बुद्धों के लिए बिहार एक कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ पे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से लोग बिहार आते हैं सिर्फ इस जगह को घूमने के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन बिहार गवर्नमेंट टूरिज्म के नाम पे क्या कर रही है? मैं पर्सनली बहुत गया हूँ और अन्य जगहों पे गया हूँ, जैसे कि राजगीर की बात कर लो, आपको कुछ भी खास वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ना कुछ खास सिक्योरिटी वहाँ पे आपको मिलेगी, ना कुछ खास फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। वहीं पे अगर आप बाकी स्टेट में जाओ तो आपको आसमान जमीन का फर्क मिलेगा। बगल के ही स्टेट यूपी की बात कर लो, जो कि बीमारू स्टेट हुआ करता था, कहां से कहां पहुंच गया। यूपी कहां पहुंच गया, बिहार कहां रह गया। ऐसा लगता है मानो कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार के पॉलिटिशियंस को कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब सिर्फ इस चीज से है कि बिहार के अंदर कौन से कास्ट के कितने लोग हैं, इसके ऊपर सेंसस कराया जाए और फिर इसको इलेक्शन में यूज किया जाए। एक तरफ जहाँ पे कि बिहार के अंदर कुछ ढंग का एम्प्लॉयमेंट नहीं मौजूद है, लोगों के पास ढंग से पैसे नहीं आ रहे, इनकम नहीं हो रही है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप पेट्रोल प्राइसेस को देखो तो अभी भी ये 100 के पार है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिन्होंने अपना वैट कम करके पेट्रोल के प्राइसेस कम किए, बट क्या बिहार ने पेट्रोल प्राइसेस कम किए? नहीं, अभी भी वो 106-107 रुपए पड़ता है। उसके साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो वहां पे भी वही हाल है। बिहार गवर्नमेंट ने शराब को बंद किया क्योंकि उन्हें वोट चाहिए था, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से बिहार के अंदर जो शराबबंदी हुई वो फेल हो गई। बिहार के अंदर शराबबंदी करने का क्या मतलब हुआ कि बिहार के अंदर कोई भी लोग शराब कंज्यूम ना कर पाए। लेकिन क्या ऐसा है? आप सड़कों के ऊपर जाओ, आपको 100 में से 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि दिन दहाड़े पीकर घूमते रहते हैं। कोई भी आपको कैमरे पे आके बोल देगा कि हाँ मैंने शराब पी हुई है और मुझे बहुत आसानी से शराब मिल जा रहा है। जो लोग बिहार और यूपी के बॉर्डर पे रहते हैं, जैसे कि बक्सर वाला जो एरिया है, वहाँ से लोग यूपी जाते हैं, अपने टैंक फुल करवाते हैं और वापस बिहार में जाते हैं, क्योंकि बिहार से कंपैरेटिवली जो फ्यूल के प्राइसेस है वो यूपी में कम है। और उसके साथ साथ ही जिनको शराब पीना होता है वो बिहार से यूपी चले जाते हैं, पी लेते हैं और वापस आ जाते हैं। और इसी तरीके से शराब की स्मगलिंग भी की जाती है। शुरुआत से लेकर अब तक बिहार के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई ही नहीं, ना ही डेवलपमेंट के ऊपर पॉलिटिक्स हुई। शुरुआत से लेकर अब तक बिहार के अंदर सिर्फ एक चीज के ऊपर पॉलिटिक्स हुई, और वो था जातिवाद, कास्टिज्म। और ऐसा नहीं था कि लोग इसके अगेंस्ट में थे, लोग भी इसके फेवर में थे। लोग भी ये चाहते थे कि हम लोग कास्ट बेसिस पे वोट दें, और लोगों ने ऐसे पॉलिटिशियंस को चुना भी, चुनकर उनको सामने रखा भी, नेता भी वो बने, और नतीजा आपके सामने है। बहुत सारी जनता अभी भी बिहार के अंदर ऐसी है जो कि कास्ट देखकर वोट देते हैं, ना कि ये देखकर कि यह जो व्यक्ति है वो हमारे वार्ड के लिए, हमारे सिटी के लिए, हमारे स्टेट के लिए कितना काम कर सकता है। उनको फर्क नहीं पड़ता है, ये व्यक्ति मेरे कास्ट का है, दे दो वोट। और यही रीजन है कि आज तक बिहार के लोग सफर कर रहे हैं। कोई ढंग का ऑप्शन बिहार के पास उपलब्ध नहीं है। हर चीज का जुगाड़ है बट पॉलिटिशियंस का जुगाड़ नहीं है। कोई ढंग का नेता यहाँ पे आ भी नहीं पा रहा है जिसको कि लोग सब्स्टिट्यूट कर सके। ये जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, पता नहीं ये बाकी के स्टेट्स में एप्लीकेबल भी है या नहीं, लेकिन बिहार में तो ये मैंने अक्सर देखा है। सबसे पहले जब बहुत सारी अर्जी दी जाती है तब किसी गली के अंदर एक सड़क बनता है, तो फिर उस सड़क को कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है और तोड़ देता है, ये कहते हुए कि भाई इस सड़क के नीचे हमें सीवेज के लिए पाइपलाइंस बिछाने हैं। फिर उस सड़क को तोड़ने के बाद कई महीनों तक, कई सालों तक उसे वैसे ही छोड़ देता है, जिसके कारण कि लोगों को परेशानी होती है। फिर उसके 1-2 सालों के बाद जब वापस से कोई कॉन्ट्रैक्टर आकर उसे बनाता है
तो फिर उसके कुछ महीनों के बाद कोई और कॉन्ट्रैक्टर आता है और उसी सड़क को फिर से तोड़ देता है, ये कहते हुए कि भाई जल के लिए जो नल है उसके पाइप बिछाने के लिए हमें इस सड़क को तोड़ना पड़ा। फिर उस सड़क को तोड़ने के बाद वापस से उसे कई महीनों के लिए वैसे ही छोड़ दी जाता है। तो एक ही सड़क को बार बार बनाकर अपने पूरी जिंदगी का समय वो एक ही सड़क में बिता देता है। और इंडस्ट्रीज ना होने के कारण, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण यही रीजन बनता है कि बिहार से इतने ज्यादा IAS IPS निकलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। प्राइवेट जॉब करने के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं है, जॉब है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो लास्ट उनके पास कौन सा उपाय बचता है? गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में टॉप कौन सा है भाई? तो UPSC करना। तो इसलिए वो लोग UPSC करते हैं और सबसे ज़्यादा IAS IPS इसीलिए यहाँ से निकलते हैं। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको बताऊं कि आखिर क्यों बिहार के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्यों फैक्ट्रीज नहीं आती हैं, तो उसके लिए सिर्फ 2 लोग जिम्मेवार हैं, बिहार के पॉलिटिशियंस और बिहार के लोग जो कि उनको वोट करके जिताते हैं। तो अगली बार जब आप वोट देने जाओ तो सोच समझ कर वोट देना। और जब तक आप अगली बारी का इंतजार करो तब तक कम से कम अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछते रहो कि जो पैसे आपको मिल रहे हैं, जो पैसे आपको टैक्स से आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं।